हमारी गवर्नमेंट इंडियन डेमोक्रेसी का एक पिलर है और अगर गवर्नमेंट से किसी भी जगह कोई गलती होती है तो उसको सुधारने के लिए हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का सेकंड पिलर है सुप्रीम कोर्ट। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इशू पर बात करेंगे जो कि दूराती सर की कुछ रिसेंट वीडियोस के कारण रेज हुआ है। वैसे तो मैं पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल इश्यूज से दूर रहती हूँ और अपने इस चैनल पर किसी भी टॉपिक की हिस्टोरिकल और करंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। दूराती सर मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने अपना ये चैनल बनाया था। बट उनकी कुछ रिसेंट वीडियोस देखने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा और एक इंडियन होने के नाते मेरा पूरा हक है अपनी बात कहने का। तो मैं किस इशू की बात कर रही हूँ? आखिर क्या है ये इशू? ये इशू है रेपुटेशन का। रेपुटेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रेपुटेशन, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के हेड है और इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। रेपुटेशन हमारे इंडिया की रेपुटेशन, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट हमारे इंडिया को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करती है और हम इंडियंस की रेपुटेशन। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। आज मैं आपसे इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि मेरी ये बात दूर राठी सर तक पहुंच सके। दूर राठी सर अपने रिसेंट वीडियोस के थ्रू हमारी करंट मोदी गवर्नमेंट पे अटैक कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि उन्हें एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं यूज करने चाहिए। मैं दूर राठी सर से ये कहना चाहूंगी कि सर आप जो भी वर्ड जैसे कि डिक्टेटर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू चुने गए और हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, ना कि किसी मिलिट्री अटैक और किसी अदर रीजंस की वजह से जो कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज और कुछ एशियन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। ये हमारी करंट मोदी गवर्नमेंट हम इंडियंस के द्वारा चुनी गई है जो कि डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। ध्रुव सर हमारे इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत सारे स्कैम्स, करप्शन, इन सब के एलिगेशंस लगा रहे हैं, पर क्या उन्होंने हमारी गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स पर बात की है? पिछले 10 सालों में हमारी करंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे सक्सेसफुल पॉलिसीज और मिशन लॉन्च किए हैं जिनके थ्रू हर सेक्टर में इंडियन डेवलपमेंट को देखा जा सकता है। पिछले 10 सालों में हमारी गवर्नमेंट के कुछ सक्सेसफुल मिशन पर मैं ब्रीफ में डिस्कस करना चाहूंगी। इसमें सबसे पहले और सबसे सक्सेसफुल मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, जिसकी सक्सेस हम इंडियंस के बिहेवियर में दिखती है। इस मिशन ने काफी हद तक हम इंडियंस की हैबिट को चेंज कर दिया है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी सड़कें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हमारी गलियां कितनी गंदी हुआ करती थी। लोग नालियों में कचरा फेंकते थे, सड़कों पे कचरा फेंकते थे। क्या आपने बचपन में कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि डेली कचरा गाड़ी आ रही है और आपके घरों से कचरे को लेकर जा रही है? मैंने तो नहीं किया। बट जब से स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ है, मैं जहाँ-जहाँ गई हूँ, मैंने ये देखा है कि डेली बेसिस पे कचरा गाड़ी आती है, हमारे घरों से कचरे को लेकर जाती है। ये कचरा गाड़ी सॉन्ग्स के थ्रू लोगों को अवेयर करती है कि कचरा डस्टबिन में डालें, कचरा गाड़ी में डालें। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि लोग किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो डस्टबिन में ही कचरा डालते हैं। और जिसकी वजह से आज देखिए काफ़ी हद तक हमारी रोड्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड और अदर पब्लिक प्लेसेस साफ-सुथरे पड़े रहते हैं। ओडीएफ मिशन, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही लॉन्च किया गया था, हमारे विलेजेस को भी स्वच्छ भारत का एक हिस्सा बना दिया। तो इस साफ-सफाई का कंट्रीब्यूशन जाता है स्वच्छ भारत मिशन को। सेकंड है आयुष्मान भारत मिशन, जिसके थ्रू गरीब लोग भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जीने की कामना कर सकते हैं। इस मिशन के थ्रू बहुत सारे गरीब लोग हेल्थ फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। थर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात तो कई सालों से हर गवर्नमेंट कर रही है, बट इस गवर्नमेंट ने जनधन खाते खोलकर करोड़ों लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ा है। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का फायदा ये हुआ है कि पहले जब लोगों को अपनी पेंशन या कोई भी गवर्नमेंट मॉनेटरी बेनिफिट लेना होता था तो उन्हें पब्लिक ऑफिसेज के चक्कर लगाने पड़ते थे। फाइल में नाम तो उनका होता था बट उनका पैसा किसी और को मिल जाता था। इसकी वजह से काफी लोग अपने इकोनॉमिक राइट से वंचित रह जाते थे। बट आज कोई भी पेंशन का पैसा हो या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से मॉनेटरी बेनिफिट हो, वो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जनधन खाते में उनके अकाउंट्स में जाता है और इसको वो इजीली अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है डिजिटल इंडिया मिशन। अगर इस मिशन की सक्सेस देखनी है
तो इंडिया के कोने कोने में, रिमोट लोकेशंस में, विलेजेस में जाकर के आप देख सकते हैं। पहले कैश निकालने के लिए बैंक्स में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, एनईएफटी आरटीजीएस करने पड़ते थे, जो कि फंड ट्रांसफर में काफी टाइम लेते थे। शॉपिंग के लिए पीओएस मशीन का यूज होता था, जो कि बड़े बड़े शॉपकीपर्स या ट्रेडर्स ही यूज करते थे। छोटे शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स पीओएस मशीन को अवेल नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा चार्जेबल होती थी और डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने पर उनमें भी चार्जेस लगते थे। बट आज यूपीआई के आने से ये सब चीजें बहुत ही इजी हो गई हैं। हम बहुत ही आसानी से रियल टाइम में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आजकल तो मुझे लगता है कि शॉपिंग के लिए कैश तो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। बड़े शॉपकीपर्स ही नहीं, छोटे शॉपकीपर्स, स्ट्रीट वेंडर्स जैसे कि सब्जी वाले, फल वाले, ये सब बिना चार्जेस के यूपीआई यूज करते हैं। शहरों को तो छोड़िए, गांव के मार्केट्स में भी आपको यूपीआई आसानी से मिल जाएगा। क्या ये फैसिलिटी पहले हुआ करती थी? लोग फंड ट्रांसफर के लिए, शॉपिंग करने के लिए कितना परेशान होते थे। शॉपिंग के लिए कैश रखना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि कैश या तो गिर जाता था, कई बार चोरी हो जाता था। जब आप बड़ी बड़ी शॉपिंग पे जाते थे तो आपको एक बड़ा अमाउंट कैश अपने साथ रखना पड़ता था और साथ ही में एक अलग टेंशन भी रहती थी। बट यूपीआई के आने से ये सब चीजें दूर हो चुकी हैं। अब हमें गवर्नमेंट ऑफिसेज में किसी भी काम के लिए लंबी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती, चाहे वो बिजली का बिल जमा करना हो, पानी का बिल जमा करना हो, हाउस टैक्स जमा करना हो, चाहे कोई भी पब्लिक काम हो। आज काफी हद तक ये सब काम कंप्यूटर पर एक क्लिक करने से ही हो जाते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन की सक्सेस को तो आजकल आप सब एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। ये मिशन हमारी करंट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस। पिछले 10 सालों में कस्टमर सर्विस काफी इम्प्रूव हुई है। जो पब्लिक सर्वेंट्स पहले पब्लिक की नहीं सुनते थे, जिनके ऑफिस आने और जाने का कोई टाइम नहीं होता था, आज वो पब्लिक सर्वेंट्स पब्लिक के लिए वर्क कर रहे हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम आने से उनके टाइमिंग में भी इम्प्रूवमेंट आया है। आज वो जब मन चाहे तब ऑफिस नहीं आ सकते, उन्हें टाइम पर आना होता है और बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू इन और आउट करना होता है। ये सब हमारी करंट मोदी गवर्नमेंट की कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए लिए गए टफ स्टेप्स के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आजकल हर जगह रोड्स पे काम हो रहा है, अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। शहरों में ही नहीं, गांव में भी रोड डेवलप हो रही हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, तो इन रोड्स के थ्रू बहुत ही इजीली और कम टाइम में आप दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टूरिज्म डेवलपमेंट। इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगहें थी जो कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना होने की वजह से उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता था। हमारी करंट गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी रिमोट लोकेशंस पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और उन्हें टूरिज्म के लिए ओपन किया, जिससे कि लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिला और लोकल लोगों का डेवलपमेंट हो सका। आज इंडिया में इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म डेवलप हो रहा है, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है और दुनिया के लोगों को इंडियन ब्यूटी, इंडियन कल्चर, इंडियन मेडिकल फैसिलिटी एक्सेट्रा अवेल करने का मौका मिल रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ लूप होल्स हैं, बट हमारी गवर्नमेंट इनको इम्प्रूव करने के लिए प्रयासरत है। हमें हर पहलू का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखना चाहिए, सिर्फ नेगेटिव देखना गलत है। मेरा तो ये मानना है कि पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने लगभग हर सेक्टर में डेवलपमेंट किए हैं और जो भी लूप होल्स रह गए हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हर एक फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, जो कि गवर्नमेंट को टाइम टाइम पर गाइड करते रहते हैं और हमारी गवर्नमेंट उस पर वर्क कर रही है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ करप्शन है, बट किस गवर्नमेंट में करप्शन नहीं हुआ है? इस गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया मिशन को लॉन्च करके ब्यूरोक्रेटिक लेवल और पब्लिक लेवल पर करप्शन के चांसेस कम किए हैं। वर्ल्ड की मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, क्या यहाँ करप्शन नहीं है? हर कंट्रीज में करप्शन है। क्या हम यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भूल गए हैं? हर डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं और टाइम टाइम पर गवर्नमेंट चेंज होती है। मीन्स हर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं करप्शन स्कैम करती है। धूल राठी सर की एक रिसेंट वीडियो में ये बताया गया कि हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। तो अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में रहेगी जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी। क्या 1970s में जब इंदिरा गांधी जी पावर में आई थी तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं थी? उन्होंने कॉन्टेम्परेरी इश्यूज को यूज करके इमरजेंसी लगवाई, इलेक्शंस को डिले करवाया,
1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतने प्रोविजंस अमेंड किए कि इन प्रोविजंस को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। क्या ये सब इंदिरा गांधी जी की डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट नहीं करता? तो अगर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो वो कुछ हद तक डिक्टेटर बन जाती है। हालांकि डेमोक्रेसी में अलायंस गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट साबित होती है, बट उसके भी अपने ही कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इस तरीके से सिंगल पॉलिटिकल पार्टी और अलायंस पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर में आती हैं तो दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इस वजह से हम किसी को भी डिक्टेटर का टैग नहीं दे सकते। अगर हम एक रियल डिक्टेटर की बात करें तो हिस्ट्री में एक डिक्टेटर था हिटलर, जो कि जर्मनी का चांसलर था। अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग ये रियल वर्ल्ड के डिक्टेटर हैं। तो मैं धू राठी सर से कहना चाहूंगी कि सर आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को डिक्टेटर नहीं कह सकते। हमारी गवर्नमेंट इंडियन डेमोक्रेसी का एक पिलर है, और अगर गवर्नमेंट से किसी भी जगह कोई गलती होती है तो उसको सुधारने के लिए हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का सेकंड पिलर है सुप्रीम कोर्ट। हमारे करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी एक बहुत ही ऑनेस्ट चीफ जस्टिस हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सबसे ऊपर रखते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ लूप होल्स को करेक्ट किया है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अगर हमारी करंट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कुछ किया होता तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर देता। अगर हमारी करंट इंडियन गवर्नमेंट डिक्टेटर की तरह काम करती, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट इंडियन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए स्टेप जरूर लेता। मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि धू राठी सर एक बहुत ही बड़े यूट्यूब क्रिएटर है, जिनकी पूरी दुनिया में करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। उनके हमारे इंडियन गवर्नमेंट पर इस तरीके से एलिगेशंस लगाने पर हमारे इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट की रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड लेवल पर डायल्यूट हो रही है। सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ऐसा ना करें। तो आप सबकी इस पर क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।